नमस्कार, आपका स्वागत है। आज 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है, लेकिन वैश्विक पटल पर युद्ध के बादल गहरे हैं। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की हत्या और सऊदी अरब में मिसाइल धमाकों ने दुनिया को दहला दिया है। भारत के लिए रुपए की ऐतिहासिक गिरावट चिंताजनक है, तो जग लाड़की टैंकर का सुरक्षित पहुंचना बड़ी राहत। चलिए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें विस्तार से। आज 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का आगाज हो गया है और देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस साल घट स्थापना के लिए ज्योतिषियों ने दो विशेष शुभ मुहूर्त बताए हैं, जिनमें सुबह का समय कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें विधि विधान से मंत्रोच्चार और विशेष भोग अर्पण किया जा रहा है। भक्त 9 दिनों तक चलने वाले इस व्रत के जरिए शक्ति की उपासना कर रहे हैं और घरों में सुख समृद्धि की कामना हेतु अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की मौत की पुष्टि कर दी है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इसे एक कायराना हत्या करार दिया है और इसके लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। राजधानी तेहरान में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है और ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस हमले का बदला सही समय आने पर लिया जाएगा। इस घटना ने ईरान के भीतर सुरक्षा चूक और खुफिया तंत्र की स्थिरता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण संघर्ष अब पड़ोसी देशों तक फैल गया है, जिसके तहत सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 बड़े मिसाइल धमाकों की खबर सामने आई है। ईरान द्वारा दी गई हालिया धमकी के बाद रियाद के आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों की गूंज सुनाई दी, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सऊदी रक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने संभावित खतरे को हवा में ही नाकाम करने की कोशिश की है, लेकिन धमाकों की तीव्रता ने वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में खलबली मचा दी है। इस हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की लपटें तेज होने की आशंका जताई जा रही है। लारजानी और बसीस कमांडर की हत्या के बाद ईरान ने बुधवार को इसराइल पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। आईआरजीसी ने इसराइल के मध्य भाग पर खुर्रामशर 4 और कादर मल्टी वॉरहेड मिसाइलें दागी, जो एक साथ कई हिस्सों में टूटकर गिरती हैं और आयरन डोम को चकमा देती हैं। तेल अवीव के पास रामात गान इलाके में 2 लोग मारे गए। ईरान ने कहा कि उसने रात भर तेल अवीव, हाइफा और बेरशेबा पर 4 बैराज दागे। इसराइल ने पुष्टि की कि ईरान क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के परिसर के पास ड्रोन विस्फोट हुआ और इमारत में आग लगती दिखी। तेहरान में लारजानी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़े और नारे लगाए। लारजानी की हत्या के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इसराइल ने अभी तक ये नहीं समझा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक मजबूत राजनीतिक संरचना है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस संरचना को प्रभावित नहीं करती। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लारजानी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि वे शहादत पाकर इस्लामी क्रांति की सेवा करते हुए विदा हुए। इसके साथ ही ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की भी हत्या इसराइल ने की, जिसे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने एक्स पर कायराना हत्या बताया। ट्रंप के होर्मुज एस्कॉर्ट गठबंधन के प्रस्ताव पर मित्र देशों ने पानी फेर दिया। जापान, जर्मनी, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के होर्मुज में जहाज भेजने से इनकार किया। जर्मनी ने कहा वे इस पर संदिग्ध हैं। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्लैकमेल मेरी चाहत नहीं है और नाटो अनुच्छेद 5 लागू नहीं होता, क्योंकि किसी सदस्य पर हमला नहीं हुआ। जापान ने कहा उनकी कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने जवाब में एक्स पर लिखा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है और उन्होंने अकेले होर्मुज मिशन जारी रखने की बात कही। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि यह नाटो नेतृत्व वाला मिशन नहीं होगा और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। भारत ने होर्मुज संकट में एक स्वतंत्र और मजबूत रणनीति अपनाई। ब्लूमबर्ग ने पुष्टि की कि भारत ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में 6 से अधिक नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं, जिनमें विशाखापत्तनम क्लास के विध्वंसक और रसद जहाज शामिल है। ये जहाज होर्मुज के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि पूर्व की तरफ रहकर भारतीय टैंकरों को सुरक्षित पानी तक एस्कॉर्ट करेंगे। ऑपरेशन संकल्प 2019 से भारतीय शिपिंग की सुरक्षा करता आ रहा है। भारत ट्रंप के गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा और स्वतंत्र रूप से ईरान से कूटनीतिक बातचीत जारी रखेगा। अभी 22 भारतीय जहाज और 600 नाविक खाड़ी में है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर आज एक बड़ी खुशखबरी आई। भारत का क्रूड ऑयल टैंकर जगलाड़की आज सुबह गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया। यह जहाज 80,886 मीट्रिक टन यूएई का मुर्बान क्रूड ऑयल लेकर आया, जो फुजैरा बंदरगाह पर लोड हुआ था। जगलाड़की को भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने ओमान की खाड़ी से एस्कॉर्ट किया। यह एमटी शिवालिक और नंदा देवी के बाद तीसरा भारतीय जहाज है जो होर्मुज क्षेत्र से सुरक्षित भारत पहुंचा। ये जहाज महाराष्ट्र की ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का है। जगलाड़की की लंबाई 274 मीटर और डेडवेट टनेज 1,64,716 टन है।
रुपए के लिए कल एक बेहद चिंताजनक दिन रहा। भारतीय रुपया आज ऐतिहासिक निचले स्तर 93 रुपए प्रति डॉलर तक फिसल गया। ईरान के क्लस्टर मिसाइल हमले और खाड़ी की ऊर्जा सुविधाओं को तबाह करने की धमकी ने विदेशी निवेशकों में डर बढ़ा दिया। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मार्च में अब तक करीब 6.9 बिलियन डॉलर भारतीय बाजार से निकाले हैं। आरबीआई ने मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया। कमजोर रुपया भारत के तेल आयात बिल को और महंगा बनाता है क्योंकि तेल की खरीद डॉलर में होती है। फिच ने कहा कि अगर तेल की कीमतें 115 से 120 डॉलर तक पहुंची तो भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी के 3% से ऊपर जा सकता है। रुपए की कमजोरी के बावजूद सेंसेक्स ने कल लगातार तीसरे सत्र में हरे निशान में बंद होकर निवेशकों को राहत दी। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक यानी लगभग 0.4% की बढ़त के साथ 76,300 से ऊपर और निफ्टी 23,500 से ऊपर बंद हुआ। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में रहे। बाजार की तेजी के पीछे जग लाड़की के सुरक्षित पहुंचने, होर्मुज से भारतीय जहाजों की निकासी जारी रहने और जयशंकर की कूटनीति के सकारात्मक संकेत रहे। हालांकि ईरान की खाड़ी ऊर्जा सुविधाओं पर धमकी और रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी ने बाजार की बढ़त को सीमित रखा। इंदौर से एक दर्दनाक खबर है जो पूरे देश को झकझोर देती है। रात को एक आवासीय घर के बाहर लगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे इतनी तेज आग लगी कि देखते ही देखते घर की 2 मंजिलें आग की चपेट में आ गई। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे में आग पर काबू आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए। इस हादसे ने देश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और घरेलू चार्जिंग इकाइयों की सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया कि वे सीट चयन के लिए यात्रियों से मनमाने और अत्यधिक अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। डीजीसीए ने कहा कि बेसिक टिकट के साथ कम से कम एक सीट का विकल्प बिना अतिरिक्त शुल्क के देना होगा। ये निर्देश इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से मध्य पूर्व की उड़ानें महंगी हुई हैं और यात्रियों पर पहले से ही वित्तीय बोझ बढ़ा है। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एयरलाइनों के मनमाने फीस पर चिंता जताई गई थी। यात्री अब डीजीसीए की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। शेयर बाजार में हेरफेर करने वालों पर सेबी ने शिकंजा कसा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक बड़े स्टॉक मैनिपुलेशन मामले में 21 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया और 2 करोड़ 94 लाख रुपए की अवैध कमाई की वसूली और 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने पाया कि इन संस्थाओं ने छोटी और मिड कैप कंपनियों के शेयरों के भावों में हेरफेर किया। ईरान युद्ध के दौरान जब बाजार में पहले से ही अनिश्चितता थी, तब यह हेरफेर और ज्यादा नुकसानदायक था। ये खबर उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि बाजार में धोखाधड़ी से पैसा कमाया जा सकता है। एलपीजी संकट में एक राहत की खबर आई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 10% अधिक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर आवंटित करने का निर्णय लिया है। इससे होटल, रेस्तरां और ढाबों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुंबई में बंद 2000 से अधिक होटलों में से कई जल्द खुलने की उम्मीद है। भारत अमेरिका के गल्फ कोस्ट से एलपीजी आयात शुरू कर चुका है, लेकिन इसकी डिलीवरी में 3 से 4 सप्ताह लगेंगे। जयशंकर की कूटनीति से 6 और भारतीय एलपीजी जहाज हॉर्मुज पार करने की कतार में है। घरेलू एलपीजी की दिल्ली में कीमत 913 रुपए ही है। कॉर्पोरेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल ने अपने डिजिटल सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित आईपीओ की तैयारी शुरू की है और इसके लिए 17 बड़े बैंकों को नियुक्त किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में जियो टेलीकॉम, जियो सिनेमा, जियो हेल्थ और कई अन्य डिजिटल कारोबार शामिल हैं। ये भारतीय बाजार का इस दशक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। ईरान युद्ध के दौरान भी रिलायंस ने अपने जामनगर रिफाइनरी को पूरी क्षमता पर चलाकर भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी की हैं। यह आईपीओ रिलायंस की बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ा बयान आया। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि स्पेस एक्स एआई की दुनिया में सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देगी। मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स के रॉकेट और उपग्रहों से डेटा इकट्ठा होता है, वह और उनकी कंप्यूटिंग पावर उन्हें एक अनूठी बढ़त देती है जो गूगल, एंथ्रोपिक या ओपनएआई के पास नहीं है। इस बयान के बाद टेक इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई। एनवीडिया के ब्लैकवेल अल्ट्रा चिप के ऐलान के बाद एआई के मैदान में $1 ट्रिलियन की होड़ मच गई है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा और रिलायंस दोनों एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत के आतंकवाद रोधी मोर्चे से एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कुछ यूक्रेनी नागरिकों को भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया। यूक्रेन ने इस गिरफ्तारी पर चिंता जताई और अपने नागरिकों से वाणिज्य दूतावास के जरिए संपर्क की मांग की। इससे पहले भी भारत ने 6 अमेरिकी नागरिकों को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। भारत का कहना है कि ये गिरफ्तारियां पूरी तरह कानूनी हैं और जांच जारी है। इस मामले ने ईरान युद्ध के बीच भारत की अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रति सतर्कता दिखाई।
राज्यसभा से एक मजेदार और दिलचस्प खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एक चुटकीला बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बारे में हल्का फुल्का टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने हमें प्यार किया और फिर मोदी जी से शादी कर ली। ये सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी भी हंस पड़े। ये वह दुर्लभ पल था जब राज्यसभा के तनावपूर्ण माहौल में थोड़ी हंसी फैल गई। ये राजनीति की वह खूबी है जहां सभी मतभेदों के बावजूद हास्य की जगह हमेशा रहती है। राज्यसभा में एलपीजी और ईरान युद्ध पर चल रही गंभीर बहसों के बीच ये पल काफी ताजगी भरा रहा। आईपीएल 2026 से एक बड़ी खबर आई। सनराइजर्स हैदराबाद ने घोषणा की कि पैट कमिंस के शुरुआती मैचों में उपलब्ध न रहने के कारण भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 हीरो ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे। ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये उनके करियर का एक बड़ा मोड़ है। 28 मार्च को बेंगलुरु में आरसीबी के खिलाफ आईपीएल का पहला मैच होगा, जो सीजन ओपनर है। टिकट बुकिंग जारी है और कई मैचों की टिकटें पहले से बिक चुकी हैं। आईपीएल का काउंटडाउन बस 10 दिन का है। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और असम के प्रद्युत बोरदोली ने 51 साल की अपनी लंबी पार्टी सदस्यता खत्म करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का समर्थन करने के बाद उन्हें पार्टी में अपमान का सामना करना पड़ा और वे अब इस माहौल में नहीं रह सकते। पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला हुआ था। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया जब असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें मनाने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। खाड़ी युद्ध के तनाव के बीच भारत अपनी कूटनीति से नागरिकों और ऊर्जा हितों की रक्षा कर रहा है। इन सभी घटनाक्रमों पर पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ नवरात्रि।